सर 2022 में जब आपको सपा ने टिकट नहीं दिया तो कई अन्य दलों ने आपको ऑफर किया था, ऐसे में आपने ठुकरा दिया। तो ये क्या भूल थी या फिर जो विचारधारा की मजबूती थी? ये पूरी तरह से सर सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप शहर पश्चिमी से तैयारी कर रहे हैं, हकीकत क्या है? मतलब चुनाव से ही आप सपा विधायक के रहते सपा से टिकट मांगेंगे या फिर शहर पश्चिमी से लड़के जो है आप एक सीट सपा को देंगे जहां से अभी विधायक भाजपा से हैं? देखिए ये आप नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जितने भी नेता हैं और सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सपा नेता चुनाव से पूर्व विधायक रह चुके शब्बीर मुन्ना जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे काम चुनाव विधानसभा के लिए किए हैं, जिनमें से जीआईसी, आईटीआई, फायर स्टेशन, अस्पताल, पुलिस हॉस्टल जैसी कई सारी चीजें कराई हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए शब्बीर मुन्ना जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और भी चीजों पे उनसे बातचीत करेंगे और भी जानकारी लेंगे। अभी वो क्षेत्र में निकलते हैं, किस तरह से उनको सहयोग मिल रहा है और भी बहुत सारी चीजें। सर हमारे चैनल एमटी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आभारी हूँ एमटी टॉक शो का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात को जनमानस के बीच रख सकूं। सर चुनाव विधानसभा पे तो मैं दूसरे चरण में आऊंगी। सबसे पहले तो मैं यही जानने के लिए उत्सुक हूँ कि अभी जो विधायक हैं वो अपनी जो है पद के अनुरूप काम कर रहे हैं या फिर नहीं, और मेरा इससे ये मतलब है कि विधायक का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है जी। देखिए, जो विधायक है उसका मुख्य काम है कानून बनाना जी। कानून का अनुपालन करना कार्यपालिका का काम जी। और उसमें कोई भी एनॉमली आती है या कोई भी व्यवधान या अव्यवस्था आती है तो उसका निर्णय करना न्यायपालिका का काम जी। चाहे वो राज्य का विषय हो और चाहे वो व्यक्ति का विषय हो। लेकिन आपका जो प्रश्न है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा बड़े दुख के साथ कि आजादी को करीब 70-75 वर्ष से अधिक हो रहे हैं और जो लेजिस्लेचर का एक काम होता है वो अभी भी अधिकांश लेजिस्लेचर नहीं समझ पाते हैं और सब अपना काम छोड़ करके जो संविधान के तीनों स्तंभ हैं अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सब एक दूसरे पर जंप कर रहे हैं। विधायक न्यायपालिका बन जा रहा है जबकि उसका काम है सिर्फ कानून बनाना। वो न्यायपालिका बन जा रहा है, वो न्यायपालक बन जा रहा है, वो अपने दरबार लगाने लगा है, वो निर्णय करने लगा है। ना उसके पास निर्णायक एजेंसी है ना कुछ है, लेकिन वो निर्णय करने लगा है। न्यायपालिका के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अवनयन हुआ है। लेकिन देश की और पूरे देश की ज्यादातर बहुसंख्यक सभी का न्यायपालिका पे बहुत ज्यादा विश्वास है और कार्यपालिका भी अपने कार्य से अलग हट करके वो एक तरह से अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो तानाशाही की ओर जा रही है। जनता जनमानस जो चाहती है उसके अनुकूल काम ना हो करके एक पॉपुलर चीजों पर काम हो रहा है, लेकिन जो आवश्यक जो अधा संरचना विकास के कार्य हैं उस पर वो काम नहीं हो पा रहा है। खास तौर से भारत जिस तरह से आजादी के बाद से भारत जिस तरह से परेशानियों से आगे बढ़ा है और आज विश्व की चौथी पांचवी अर्थव्यवस्था है, विश्व की एक महाशक्तियों में है, परमाणु महाशक्ति है, लेकिन अभी भी जो हैप्पीनेस लेवल है नागरिकों का जो नागरिक सुविधाएं हैं उसका बहुत अभाव है। तो ये एक चिंता का विषय है कि जो विधायक गण हैं, जो माननीय सांसद गण हैं, वो कानून अच्छा बेहतर कानून बनाएं, संशोधन उसमें करें और उस पर डिस्कशन करें, अपने को अपने कार्य तक कन्फाइंड रखें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो जैसे कि आपके पिताजी जो हैं वो आप पुराने राजनीतिक घराने से हैं और आपके पिताजी जो हैं वो बड़े नेता हैं और राज्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में आपने समाजवादी पार्टी क्यों चुनी?
हमारे पिताजी की लेगेसी स्वतंत्रता आंदोलन की खुशबू से निकली हुई थी और थ्रू आउट वो कांग्रेस में रहे। 84 में उनका निधन हुआ और इसके बाद हमारे बड़े भैया राजनीति में आए और वो 2 बार 3 बार विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश में मंत्री रहे जी। और उन्हीं चूंकि पूरा पॉलिटिकल लिगेसी रही तो मैं अपनी पढ़ाई और शिक्षा के साथ साथ जो शिक्षा में मैंने काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं एलुमनी हूँ और वहां से मैंने शिक्षा ग्रहण की और 2001 और 3 में हमारा पीसीएस में भी चयन हुआ, एलाइड में हुआ, प्रॉपर में नहीं हुआ। तो ये लेकिन उसने जो शिक्षा कहते हैं ना कभी जाया नहीं जाती है, तो उसका मुझे बहुत लाभ मिला और चूंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, मैं शिक्षक भी हूँ और शिक्षण कार्य के साथ साथ मैं राजनीति में आया। मुझे अवसर मिला, 1-2 प्रयास मैंने 2005 में भी किया, 2007 में भी किया, लेकिन उस दौरान नहीं। लेकिन 2012 में मुझे राजनीति में वैधानिक रूप से अवसर मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुराव की जनता का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं राजनीति में कुछ बेहतर कर सकूं। और जहां तक रही मेरे पिताजी की बात, उनका एक बहुत बड़ा वैभवशाली कार्यकाल रहा, राजनीतिक रूप से बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। अच्छा सर, कुछ ऐसी यादें जो अभी भी ऐसे आपके जहन में आती हैं या फिर जो है बचपन में आपने कुछ ऐसा देखा हो, महसूस किया हो? जो हर पल उनकी शिक्षाएं, उनके कृत्य हर पल मुझे दिशा दिखाते हैं, राह दिखाते हैं। देश सेवा, समाज सेवा की भावना हर पल मुझे प्रेरित करती है। मैं अपने पिता स्वर्गीय धर्मवीर जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा। ईश्वर के रूप में, ईश्वर को तो देखा नहीं, लेकिन मेरे पिता धर्मवीर जी और मेरी माँ श्रीमती इंदिरा देवी जी, उन सब का किया हुआ कार्य मुझे हर पल दिशा दिखाता है। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और श्रम मंत्री के रूप में 2 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया जेनेवा में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, ILO की बैठक में और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबोधन में उन्होंने अध्यक्षीय भाषण भी दिया और वो उनके इस वैभवशाली कृत्य को वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करती है। सर, आप इतने पुराने राजनीतिक घराने से हैं, आपकी जगह कोई और नेता होता तो उसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कई सारे कॉलेजेस, तमाम पेट्रोल पंप और उसके बाद फिर कई स्कूल जैसी एसेट्स होती लेकिन आप जमीन से जुड़े रहे, इसकी क्या वजह मानते हैं? मतलब ईमानदारी या फिर कुछ और? मैं अमूमन कहता हूँ लोगों से कि हमारे पिता ने सब कुछ दिया हमें, लेकिन वो जो ब्रेन में बेईमानी का चिप होता है उसको निकाल लिया। जो राजनीतिक शुचिता का एक स्तर उन्होंने बनाया था, उस स्तर को हम कोशिश करते हैं कि मेंटेन करें और उसी के पद चिन्हों पर चढ़ें। क्योंकि सच में मेरे कुछ मित्र भी कहते हैं कि सत्यवीर कहाँ आ गए तुम राजनीति में, तुम्हारा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, सर्विसेज में जाना था। तो मैं कहता हूं कि चूंकि मैं जॉब में भी रहा और अब एक पॉलिटिशियन के रूप में हूं, मेरा ये निष्कर्ष है कि राजनीति से ज्यादा बेहतर और पवित्र काम कुछ नहीं हो सकता, बशर्ते एग्जाम्पल दिया जाता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिया जाता है। और ये इधर बना है ट्रेंड, ये 70s, 60s, 80s के बाद बना है, 90s के मोस्ट प्रोबेबली 90s के बाद बना है। लेकिन मेरे हिसाब से राजनीति से पवित्र काम इस सृष्टि में कुछ नहीं हो सकता, जिसमें आप मानव सेवा को, सीधा मानव सेवा और उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। सर, अभी राजनीति में आपको क्या ऐसे बदलाव जो है वो आप देखते हैं? क्या कुछ नया होने वाला है कुछ, या फिर कैसे? देखिए, ये सन 2000 के पहले का फेस और 2000 के बाद के फेस को मैं
देख रहा हूँ, और पहले राजनीति एक सेवा नीति थी, सेवा भाव था। अब राजनीति का मतलब है कि जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो एक मेवा नीति के तहत आ रहे हैं, धन अर्जन का। हाँ, और मैं अमूमन कहता हूँ, ऑफ द लाइन समझिए, ऑनलाइन समझिए, लेकिन स्पष्टगात कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जो काम पहले डकैत या राहजन जो काम चंबल और तमाम जंगलों में करके लोगों को, आम जनता को लूटते थे, अब वो काम कमोबेश उन जैसे लोगों ने या उन जैसी प्रवृत्ति के लोगों ने अपना चोला बदल करके पवित्र राजनीति का वस्त्र धारण कर लिया है। और अब चाहे वो ऑनलाइन डकैती कर रहे हैं, चाहे वो चोरों की डकैती कर रहे हैं, चाहे वो वोटों की डकैती कर रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन रूप बदल गया है उन डकैतों का, लेकिन कृत्य नहीं बदला है। सर, पहले ऐसा देखने को मिलता था कि जो राजनीति में लोग पैसा उतना खर्च नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो पैसे वाले लोग हैं वही राजनीति में जा रहे हैं, और जो गरीब या फिर लोअर मिडिल क्लास आप ले लीजिए, वो सिर्फ वोट देते हैं। क्या बस यही चीजें रह गई हैं? जो मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग हैं वो नेता नहीं बन सकते? सच में जी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी बहुत ही गरीबी से निकले हुए थे और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। फ्रांस का उदाहरण है, तमाम ऐसे लोग जो जमीन से निकले। फ्रांस से तो डेमोक्रेसी की ही शुरुआत हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और अगर आप भारत में भी आइए तो महात्मा गांधी से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है? और इसके अलावा नेहरू जी से लेकर के इवन अगर दूसरी धारा को ले लें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। और जो पहले की राजनीति रही है बहुत पवित्र और सेवा भाव की रही, लेकिन सन 2000 के बाद से कुछ ऐसा परिदृश्य बदला है, चाहे वो पर्यावरण कहते ना, जस खान वैसे पान, उसी तरह से सब कुछ बदल रहा है। और राजनीति में भी तमाम तरह के धन बल और बाहुबल का प्रवेश हो गया है, और ऐसी लॉबी आ गई, बल्कि ये कहें कि राजनीति की जगह अब एक कॉर्पोरेट सिस्टम से पार्टियां चला रही हैं। और इस समय जो लीडिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी दल है, वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट ढंग से चीजों को चला रहा है, यस और नो, बाइनरी सिस्टम से, 0 या 1। लेकिन मानवता उसमें गुम हो चुकी है। मानवता जरूर होनी चाहिए राजनीति। अच्छा सर, क्षेत्र में हम भी निकलते हैं, चुनाव के समय हमारी टीम निकलती है, तो हम अधिकतर ऐसा देखते हैं, या ऐसा होता ही है कि जो नेता होते हैं वो जनता को कहते हैं अरे आप तो देवतुल्य हैं, और ऐसे हमने तो पैरों में पड़ के लोगों से वोट मांगते हैं, ऐसी चीजें। लेकिन आप वास्तव में इसको कितना सही मानते हैं, या ये कितना वो फील करते हैं इस चीज को चुनाव के बाद? देखिए, एक गंभीर बात बताना चाहूंगा जी। एक तरफ जनता है, एक तरफ नेता है जी। एक तरफ मंच है और एक तरफ सामने की भीड़ है। दोनों का समन्वय से ही राजनीति आगे बढ़ती है। जनता की मांग को नेता को पूरा करना चाहिए। लेकिन दुख का विषय ये है, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, जिस राजनीतिक परंपरा से हम लोग आए हुए हैं, हम लोग ने राजनीति को सिर्फ सेवा और ईमानदारी से देखा है। लेकिन दुख का विषय है, और इसके लिए मैं जनता को भी संदेश देना चाहूंगा कहीं ना कहीं, कि आप जो लोग राजनीति में आते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग करके आ रहे हैं, चाहे कहीं से अनर्गल पैसा कमा के आ रहे हैं, जो लोग राजनीति में आ करके और तमाम कार्यक्रमों में गड्डी देते हैं, उनसे तो उनको समझना होगा जनता को कि वो जो गड्डियां दे रहे हैं आपके कार्यक्रम में, वो बाद में पहले वो अपना पूरा करेंगे। बिल्कुल। इसके और अपना पूरा करेंगे तब जाके आपके बारे में सोचेंगे, और तब तक 5 वर्ष गुजर जाएगा। तब तक 5 वर्ष गुजर जाएगा। राजनीति में मेरी रिकमेंडेशन अगर हो, पर्सनल रिकमेंडेशन, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो ईमानदार हो, जो आपको 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख की गड्डियां ना देता हो किसी अवसर पे, जो मात्र 100 रुपए, 200 रुपए देता हो। वो व्यक्ति जो 100-200 रुपए देता है, जो आपका दुआर करता है, जो आपके पास आता है, जब वो अगर चुना जाएगा तो वो उसका कुछ खास खर्च नहीं हुआ होगा, तो वो सीधा आप पे इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो खुद
पहले से बहुत खर्च कर चुका है, जी। वो पहले अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने उसको बैलेंस को बराबर करेगा और तब वो करेगा, तब तक देर हो चुकी होगी। और फिर बाद में जनता कहती है बड़े उससे चुना था लेकिन क्या हुआ, एहू नालायक निकला, एहू गड़बड़ निकला। इसलिए आप उस समय आकर्षण में चुन लेते हैं, आप जात धर्म पैसा ये सब चीज देख कर चुन लेते हैं। कहते हैं ना जनता भगवान होती है। भगवान जो जनता रूपी भगवान है, उसे बहुत पवित्र व्यक्ति को, बहुत निश्चल व्यक्ति को चुनना चाहिए। और जब ये इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है तो फिर आप देख रहे हैं आज क्या है, जो कहते हैं ना कलयुग आ गया है, तो राजनीति में भी कलयुग आ गया है। और खास तौर से अगर वोट चोरी हो रही है तो इससे बड़ा कलयुग तो इस सृष्टि में कुछ हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी को पूरी तरह से सैबोटाज कर दिया गया। सर, आप बाहुबल को कितना प्रभावी मानते हैं राजनीति में? क्योंकि जो बाहुबली होता है वो किसी भी दल में जाता है, वो उस दल के लिए ही बाहुबली होता है। ऐसे में आपको कितना प्रभावी लगता है? इलाहाबाद में बहुत से उदाहरण हैं जी। जैसे ही झंडे का रंग बदलता है लोग पार्टियां बदल लेते हैं। जिन लोगों के मुखिया ने उनको सहारा दिया, अर्श से फर्श से अर्श तक ले गए, उन्होंने भी अपने झंडे बदल लिए और उसका तर्क भी वो बहुत अच्छा खोज लेते हैं। और जनता को समझते हैं कि जनता नहीं समझ रही है और कमोबेश यही परिस्थितियां हो जाती हैं और फिर वो संसाधनों की लूट मचाते हैं। तो इस चीज को तो इस पर जनता को भी अध्ययन करना होगा और पॉलिटिशियंस तो उनके क्या कहने। सर, जैसे कि जो सुराव है वो सुरक्षित विधानसभा सीट है, ऐसे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने सुराव के लिए बहुत काम किए, तो फिर जनता को आपके ऊपर भरोसा, आपके ऊपर जनता ने नहीं जताया, या फिर आप साजिश के शिकार हुए, या फिर जनता को विकास से कोई मतलब है ही नहीं? देखिए, कोई भी परिणाम जो आता है वो किसी एक विषय पर, एक बात पर नहीं आता है। जो वर्षा होती है इसके लिए सिर्फ गर्मी ही जिम्मेदार नहीं होती है या उमस ही जिम्मेदार नहीं होती है। कोई भी परिणाम जो आता है उसके कई कारण होते हैं। हमने काम किया, जनता उसको रिजेंबल भी करती है, जनता उसे महसूस भी करती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में, ऐसा अब तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। आप देखिए, पेंटागन के लेवल का, अमेरिका यूएसए के पेंटागन के लेवल का पुलिस मुख्यालय, जिस तरफ से आप चारों दिशाओं से जाइए आपको गेट सिमिलर लगेगा और ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है डीजीपी के लिए। अचानक कोई आपातकाल हो जाए, कितनी क्विक सर्विस के लिए उन्होंने प्रबंध किया था। आप देखिए कितना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम उन्होंने बनाया, एक ऐसा हाईवे बनाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जिसपे फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। कभी ईश्वर न करे हमारे देश पे संकट आ जाए तो फाइटर जेट्स उतर करके और तुरंत फ्लाई हो करके और अपना सारा आर्म्स एंड एमुनिशन इक्विप्ड हो करके और दुश्मन देश पर हमला कर सकते हैं। तो कितना बड़ा विजन है। कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए। और हमारे सुराव में एक अपनी विधानसभा का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जो मैं मांगता गया वो उन्होंने दिया। आईटीआई दिया, गंगा पार में एक भी कोई ऐसा टेक्निकल कॉलेज नहीं था, आईटीआई दिया, जिससे आज बच्चे हर वर्ष 2017 के बाद से हर वर्ष 1000-2000 बच्चे वहां से पढ़ रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं तो गंगा पार के लोगों को यमुना पार जाना पड़ता था और ज्यादातर बच्चे नहीं जाते थे। तो एक रोजगार सृजन भी हमने करने की कोशिश की। अस्पताल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने 2 सीएससी सांगीपुर, सीएससी महुआइमा का निर्माण किया अपने सभी समाजवादी सहयोगियों के साथ और अपने नेतृत्व के विश्वास के परिणाम स्वरूप 2 बिजली घर, एक सुराव में और एक महुआइमा में 33/11 के 2 बिजली घर बनाए। आज उसी का परिणाम है। जब मैं सुराव चुनाव लड़ने गया था, आप विश्वास नहीं करेंगी, लाइट 2012 में किस तरह आती थी? एक हफ्ते दिन, एक हफ्ते रात, 8 घंटे और एक हफ्ते मात्र 8 घंटे और एक हफ्ते रात। और अगर कहीं लाइन गड़बड़ हो जाए तो महीनों लाइट नहीं आती थी। और जो लाइट आती भी थी वो डिबरी की तरह जलती थी, मतलब आप केवल बल्ब जला सकते थे, वोल्टेज लो रहता था। ये 2 पावर स्टेशन सुराव में बने। आज आप जाकर के सुराव में देख लीजिए, लोग अपने घरों में एसी लगा रहे हैं, एसी चल रहा है।
उससे व्यापार भी बढ़ा है, संपन्नता भी आई है, और सबसे बड़ी चीज ह्यूमन हैप्पीनेस लेवल भी उससे बढ़ा है। लोगों को शहरों की ओर जो पलायन होता है और शहरों में जो भीड़ होती है वो रुकी है, और लोग गांव में रह करके अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं। जी सर, 2022 में जब आपको सपा ने टिकट नहीं दिया तो कई अन्य दलों ने आपको ऑफर किया था, ऐसे में आपने ठुकरा दिया। तो ये क्या भूल थी या फिर जो विचारधारा की मजबूती थी? ये पूरी तरह से विचारधारा की मजबूती थी। जी। जिस श्रृंखला से माननीय मुलायम सिंह जी से हम लोग जुड़े हुए हैं, 1997 से आज 28 लगभग कमोबेश 27-28 वर्ष हो रहे हैं। नेताजी के बनाए हुए समाजवादी आंदोलन, जो हमारे समाजवादी प्रणेता रहे हैं, लोहिया जी रहे, जयप्रकाश नारायण जी रहे, मधुलिनीय जी रहे, उन लोगों ने जो परंपरा करी थी कि डाउन टू अर्थ की हेल्प करना ही राजनीति का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, तो वो जो एक हमारा विचारधारा थी उसने हमको तमाम ऑफर से अलग हमें अपने पार्टी और अपने नेता के प्रति निष्ठावान रखा। और आप समझ लीजिए कि 2022 में मेरी अपनी व्यक्तिगत ये कोशिश रही कि मैं कहीं भी, ठीक है मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन जो भी प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी का था, हमारे नेता का प्रतिनिधि था, हमने ये मेरा विश्वास था कि वो जीते और समाजवादी पार्टी जीते, या समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो ठीक है, वो नेता का डिसीजन रहता है, कभी कभी लंबी छलांग लगानी होती है तो कुछ पीछे भी हटना पड़ता है, जो नेता को मंजूर, जो पार्टी को मंजूर, लेकिन विचारधारा के स्तर पे हम स्टिक रहेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि आप सत्ता में थे इसलिए आप विकास कर पाए, और जो गीता पासी थी वो सत्ता में नहीं थी इसलिए वो उतना विकास या उतना काम नहीं कर पाई? क्योंकि जो विपक्ष के विधायक होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं पर निर्भर होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सत्ता में रह करके वो राजनीति नहीं हो सकती है जो विपक्ष में रह करके हो सकती है। जी। आप देखिए 60 से 70 वर्ष कांग्रेस ने देश पर राज किया, लेकिन उसी विपक्ष में रह करके तमाम ऐसे लीडर, राम मनोहर लोहिया निकले, जो जयप्रकाश नारायण जी निकले, आपके जनेश्वर मिश्र जी निकले, माननीय मुलायम सिंह जी निकले, चौधरी चरण सिंह जी निकले, अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले। तो क्या होता है कि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि सदन में जब हम जाते हैं तो सत्ता में रह करके आपको सिर्फ सत्ता के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक पतली धारा पे चल करके वही बात रखनी होती है जो सरकार के अनुकूल हो, सरकार के पक्ष की हो, आपको सरकार की ही बात रखनी है। लेकिन विपक्ष में रह करके तो एकदम फ्रीलांसर पॉलिटिशियन हो सकते हैं आप तमाम मुद्दों पर इतना जबरदस्त जनहित के मुद्दों को उठा सकते हैं कि तमाम योजनाएं उसके सामने फेल हो जाती हैं। तो ये तो अवसर होता है और अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मुझे तो बड़ा एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि मैं सत्ताधारी दल का विधायक रहा, लेकिन मेरी ये कोशिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि कभी मैं विपक्ष का विधायक अगर हुआ तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से विपक्ष की राजनीति की जाती है, जनता की राजनीति की जाती है, जनता के मुद्दों को कैसे तहसील और मुख्यालय पे रखा जाता है, कैसे सदन में जनता की समस्याओं को रखा जाता है। ये अवसर भी मिलेगा। तो जैसे मैंने सत्ता में रह करके अपना प्रदर्शन अच्छा करने की कोशिश की, जब सत्ता के विपक्ष में रह करके विधायक अगर कभी ईश्वर ने, जनता ने अवसर दिया तो वहां भी मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। सर, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप शहर पश्चिमी से तैयारी कर रहे हैं, हकीकत क्या है? मतलब चुनाव से ही आप सपा विधायक के रहते सपा से टिकट मांगेंगे या फिर शहर पश्चिमी से लड़के जो है आप एक सीट सपा को देंगे जहां से अभी विधायक भाजपा से हैं? देखिए, ये आप पत्रकार साथियों का अपना वो है, आउटलुक है जी। लेकिन मेरे पिता धर्मवीर जी हमेशा द्वाबा के राजनीति किए और द्वाबा से लेकर के प्रदेश और देश में उन्होंने राजनीति का विस्तार किया, लेकिन अपने द्वाबा और कौशाम्बी के लोगों को कभी नहीं भूला। जब मैं विधायक
का चुनाव लड़ रहा था 2012 में, तो मैं यही कहता था एक बार विधायक बना दो और जीवन भर के लिए मुझे खरीद लो, जीवन भर मैं आपकी सेवा करूंगा, जब तक मेरे सांस में सांस रहेगी मैं सुराहों के लिए सेवा करूंगा। तो सुराहों मेरा एक विधायक का क्षेत्र नहीं है, बल्कि मेरी भावना से, जैसे एक व्यक्ति का पहली नौकरी होती है ना, तो ये वो मेरा पहला सेवा का अवसर था, उसको कैसे भूल सकता हूँ। वहाँ के लोगों को इमोशनली अटैच्ड है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूंकि घर मेरा शहर पश्चिमी में है, मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अंडमान निकोबार से कहेंगे वहां से लड़ूंगा, और कहेंगे कि नहीं अभी भी तुम बैठे रहो घर में, तो हम घर बैठेंगे और घर ही नहीं बैठेंगे बल्कि जनता की सेवा करते रहेंगे। तो जो मेरे नेता और पार्टी का आदेश होगा मैं वो मेरे लिए सर आंखों पर। सर, आज सुराहों की मुख्य समस्याएं क्या है जिनका समाधान होना चाहिए? हाँ, देखिए जब 2012 में मैं विधायक बना जी, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे जनप्रिय, लोकप्रिय और विजनरी लीडर अखिलेश यादव जी के, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। मैं जो भी चीजें डिमांड करता था, अगर वो संभव होती थी तो उन्होंने वो योजनाएं मुझे दी। और क्योंकि मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि मेरा विषय, जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो मेरा विषय ज्योग्राफी था। अच्छा। भूगोल विषय था। अच्छा। और भूगोल विषय से मैं प्रवक्ता भी रहा। और भूगोल जब मैं विधायक बना तो आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपने हाथ से, मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट खगेंद्र सिंह सर थे, वीएन मिश्रा सर थे, आलोक दुबे सर थे और अख्तर सर थे। अख्तर सर प्रैक्टिकल कराते थे और हम लोग ड्राइंग वगैरह जो भी नक्शा वगैरह होता था बनाते थे। तो मैंने अपने हाथों से सुराहों का नक्शा बनाया और सुराहों में मैंने ये कोशिश की कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं, अमूमन जब सुराहों दौरा करने शुरू में इलेक्शन में जाते थे तो लोग कहते थे साहब ठीक है सुराहों का कोई भी विधायक होगा, लेकिन उसका पेट्रोल सुराहों पहुंचते पहुंचते या बहरिया पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। मतलब उनका कहना था कि प्रतापगढ़ बॉर्डर तक कम लोग पहुंच जाते हैं, हमारा सुराह प्रतापगढ़ बॉर्डर को टच करता है। तो उनका कहना था विकास की किरणें वहां तक नहीं पहुंचती। तो मैं जब विधायक बना तो लोहिया गाँव मैंने सबसे पहले दुबाही से शुरू किया। दुबाही, गरचंपा, देवलपुर, आपका सिसवा, मदारी और इधर आपका क्या कहते हैं नेवादा, बीबीपुर, ये जो दूरस्थ गांव थे उनको मैंने ये इन गांव वासियों को एहसास कराया कि आप भी इलाहाबाद जनपद के सम्मानित नागरिक हो, गांव विधानसभा के सम्मानित नागरिक हो और जितना सिविल लाइन्स को हक है विकास का उतना ही आपको भी हक। उसी विजन के साथ मैंने जो तमाम योजनाएं हैं, ITI हो, अस्पताल हो, फायर ब्रिगेड स्टेशन हो, एक भी फायर ब्रिगेड स्टेशन नहीं था। जब आग लग जाती थी, जब तक शहर से गाड़ी जाती थी तब तक सब खत्म हो जाता था। फायर ब्रिगेड स्टेशन है जिसमें धर्मेंद्र यादव जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया था। ITI है, तमाम चीजें, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, पहला मॉडल स्कूल कमला नगर में स्थापित करने का, जिससे कि क्योंकि एक भी सारे एडेड कॉलेजेस थे, ये पहला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था। और इसी के आगे अगर कंटिन्यूटी रहती तो बहुत से ऐसे विजन थे जो मेरे दिमाग से थे। और मेरा माननीय मुलायम सिंह जी ये कहते भी थे कि हर विधायक अगर ये सोच ले कि हमें अपने क्षेत्र का ही विकास करना है तो पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा। तो हमने भी ये लक्ष्य, नेताजी की बात को हमेशा ध्यान रखा कि मुझे अपने सुराहों को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना। अगर कभी जनता ने फिर अवसर दिया तो मैं इस निमित्त में कार्य करूंगा। जो भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, मैं वहां लाने की कोशिश करूंगा। अभी बहुत सी चीजें हैं, ये हाईवे बना है ना, इसके अगल बगल बहुत से विजनरी इंस्टीट्यूशन से स्थापित हो सकते हैं। कल्पना शक्ति होनी चाहिए और आपका विधानसभा और सचिवालय में चप्पल घिसने की कुव्वत होनी चाहिए, तो फिर बहुत चीजें आ सकती हैं। सुराहों जो है एक सुरक्षित विधानसभा सीट है और सुराहों में जो है जाहिर सी बात है अनुसूचित समाज जो है, खास तौर पर पासी समाज
की संख्या ज्यादा मानी जाती है। ऐसे में आज सुराव में पासी समाज है उसकी क्या सामाजिक समस्याएं हैं, खास तौर पर जो है स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार से संबंधित। पासी समाज एक मार्शल कौम रही और 11वीं 12वीं शताब्दी में इस समाज से बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तर भारत में विदेशी आक्रांताओं को रोका भी, मोर्चा भी दिया और भारत की सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। पासी समाज ने ब्रिटिशर्स के समय भी ब्रिटिशर्स से भी मोर्चा लिया और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिशर्स पासी समाज की वीरता और इनके द्वारा किए गए कार्यों से वो सुरक्षित भी महसूस करते थे अपने, चाहे वो किले हो चाहे फोर्ट हो, और इनसे वो खौफ भी खाते थे। और इसीलिए जराइम पेशा जैसा एक्ट भी पासी समाज और तमाम मूल निवासी जातियों के खिलाफ भी लगाया गया जो अंग्रेजों से पूरी तरह से मोर्चा ले रहे थे। पासी समाज में जो बड़े बड़े राजा रहे, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ बसाया, महाराजा सातन पासी जिन्होंने सातन कोट, कंचान कोट, उन्नाव में उनका बहुत बड़ा राज्य था। तो अभी मलिहा पासी जी का बहुत प्रकरण गर्भ ने बताइए। मलिहाबाद जैसे क्षेत्र को उन्होंने बताया और उनकी पट्टिका को लोगों ने हटाने का काम किया। बाद में हमारे पासी समाज के तमाम युवा नेताओं और तमाम जनप्रतिनिधियों ने जब अपनी आपत्ति दर्ज की तो जाकर के वो पट्टिका फिर से लगी है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि तमाम आक्रांताओं और विदेशी शक्तियों से लड़ते हुए पासी समाज की शक्ति क्षीण हुई और खास तौर से पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में पासी समाज आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और ये स्थिति सामाजिक रूप से भी कमजोर हुआ, आर्थिक रूप से भी कमजोर हुआ और उसका परिणाम रहा कि गरीबी, गुर्बत, परेशानी और अशिक्षा हावी हो गई। इसको लेकर के हमारे पूर्वजों ने, पासी समाज के पूर्वजों ने बहुत कोशिश की और आगे हम सब भी मिलकर के तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस बेल्ट में जो पासी समाज है उसके लिए बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है। जनप्रतिनिधि पासी समाज से बन गए, लेकिन अभी भी पासी समाज को जो समाज की मुख्य धारा में ला करके उनको शिक्षित करना, उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ही आवश्यक है। और हमारा जो चारों पांचों काम रहा है, चाहे वो ITI रहा, चाहे वो अस्पताल रहा, चाहे वो मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रहा, ये सब काम का मुख्य उद्देश्य ये था कि इन सभी सरकारी इंस्टीट्यूशन में गरीब, मूल निवासी और पिछड़ा समाज, पीडीए का समाज, ये इससे लाभान्वित होता है। सर, अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जितनी भी सुरक्षित विधानसभाएं हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ, उनमें जो है सरकार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए जी। क्योंकि जब आप उसको सुरक्षित घोषित कर रहे हैं, जब संविधान प्रदत्त सुरक्षित सीटें हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर गरीबी, गुर्बत और पिछड़ापन ज्यादा है। तो जब चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री त्वरित विकास योजना हो, चाहे किसी भी तरह की योजना हो, कम से कम 1.5 से 2 पैकेज इन सुरक्षित विधानसभाओं को दिया जाना किसी भी सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। और जब तक हम समाज के पिछड़े, जैसे एक पिता होता है, वो अपने बाहुबली और अच्छे और शरीर से स्वस्थ बच्चे से उतना प्यार नहीं करता है जितना कमजोर बच्चे से प्यार करता है। अगर ईश्वर न करे किसी भी व्यक्ति का बच्चा विकलांग है या किसी भी तरह से उसमें कमी है, तो पिता और माँ का प्यार उस बच्चे के प्रति ज्यादा रहता है। और यही सरकार की भी भावना होनी चाहिए। जो भी, चाहे वो जिस भी वर्ग जात से आता हो, अगर वो पिछड़ा है, कमजोर है, तो सरकार की करुणा और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं उसके प्रति ज्यादा होनी चाहिए। सर, आपको सुराव में जो है वो सपा का क्या समीकरण देखने को मिलता है? क्योंकि
एक बार जो है अपना दल यह कुछ वोटों से जीती थी और दूसरी बार जो है कुछ ही वोटों से हारी थी। तो आपको क्या समीकरण अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, सपा का समीकरण पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। अभी नोएडा में बहुत बड़ी रैली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुई, और चाहे वो बांदा ले लीजिए, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक, सपा का आने वाले समय बहुत जबरदस्त समीकरण है। क्योंकि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा तमाम जो वादे किए गए थे उसमें से कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं, और जनता खासतौर से महंगाई से त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, महिलाओं के प्रति जितना ज्यादा अपराध हो सकता है इतना कभी नहीं हुआ है। और इसको लेकर के मैं तो यही मानूंगा कि चुनाव विधानसभा में समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, हमेशा लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी जीतती रही है और विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी पिछली बार भी जीती है, आगे भी समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा समीकरण है। जो पीडीए समाज है खासतौर से वो तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों के साथ गोलबंद है, और जो भी अन्य समाज में जो भी दुखी है, वंचित है, पिछड़ा है, परेशान है, वो सब भी, चाहे वो सरकार की कुनीतियों के कारण और चाहे वो महंगाई के कारण, वो सब समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। सर, अभी डॉक्टर जमुना सरोज सर का हमारे यहाँ इंटरव्यू हुआ था, पूर्व विधायक डॉक्टर जमुना सरोज। उन्होंने बताया कि चुनाव में उन्होंने जो सड़कों का जाल बिछाया था वो अभी भी काफी मजबूत है और उन्होंने विकास का ऐतिहासिक काम किया था। आप इससे कितना सहमत हैं? इसको तो जनता पे छोड़िए, किसने क्या काम किया ये हम कैसे निर्णय कर सकते हैं। हर व्यक्ति, हम अपनी बात रखेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और भी जो विधायक आएंगे वो अपनी बात रखेंगे। कुछ चीजें जनता के निर्णय को छोड़ी जाती है, और जनता के निर्णय से के अलावा, क्योंकि जनता का निर्णय भी अब लगभग ऐसा मिक्स आ रहा है, और उसमें अगर वोट चोरी हो जा रही है तो पता ही नहीं लग रहा है कि क्या परिणाम आ रहे हैं। परिणाम कुछ आने चाहिए, परिणाम कुछ आ रहे हैं, लेकिन जो आपका कार्य है वो सदियों तक बोलता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो चाहे वो हार हो या जीत हो, लेकिन कार्य की हमेशा प्रशंसा होती है। तो ये निर्णय जनता पे छोड़ा जाए, इसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। सर, आपको क्या उम्मीद है 2027 में सपा की सरकार बन पाएगी? 100% बनेगी जी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर नीति, और खास तौर से हमारे अल्पसंख्यक समाज, जो भी अल्पसंख्यक समाज रहा है, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, इन अल्पसंख्यक समाज को तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपेक्षित कर दिया, और ये पूरी तरह से किसी एक वर्ग और किसी एक एजेंडे को लेकर के काम कर रही है, जबकि ये देश सबसे नीचे बना है। सबकी मट्टी, सबका पसीना, सबका खून लगा है, और उससे इस देश का निर्माण हुआ है। हम समझते हैं अगर भारत निर्माण को कोई पसंद करता है, भारत को पसंद करता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा नीति को तो नकारेगा, और समाजवादी पार्टी जो सबको लेकर के चलती है, समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में जनता सत्ता पर देगी। तो जैसा कि बीजेपी जो है वो कानून व्यवस्था पर और विकास पर बात करती है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सपा का जो शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला था और अभी ऐसी कोई चीजें हैं नहीं। तो ऐसे में जनता तो चाहेगी ना कि वो सुरक्षित रहे, सुरक्षा तो एक बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर कितने मुकदमे वापस ले लिए हैं? उनके अगर मुकदमों की बात कर ली जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है। हमारे अखिलेश यादव जी पर एक भी मुकदमा नहीं, शायद कोई राजनीतिक पॉलिटिकल मुकदमा हो, धरना प्रदर्शन या रोड ऑर्डर का बात अलग है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद ही मुकदमे वापस ले लिए। उनके ऊपर तो कई आपराधिक मुकदमे भी थे, उनको भी वापस ले लिए। तो वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए, उनको कानून व्यवस्था में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज आप देख लीजिए, खासतौर से हमारी बच्चियों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, महंगाई के जो हालात हैं, आज
पॉलिटिकल आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अगर कोई सिफारिश भी करते हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों का बोलबाला है सीधा, जो है तो वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के टच में हूँ और गलत सही जो भी आदेश आता है उसका वो सब वो करते हैं। चारों तरफ अराजकता व्याप्त है और ऐसे में जनता पूरी तरह से दुखी है और आने वाले आगामी चुनाव में वो समाजवादी पार्टी की होगी। सर, अक्सर सपा पे ध्रुवीकरण की राजनीति का जो है आरोप लगता है, आप इससे कितना सहमत हैं? और इसी वजह से क्या बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति में कामयाब हो गई? अपने घर के किसी कमजोर बच्चे अगर सम्मान देना, अगर उसके एक पिता या माँ उसको ज्यादा प्यार दे रही है तो ये कोई अपराध तो नहीं। सरकार भी माता माई बाप होती है। कमजोर बच्चा जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी कमजोर समाज है, उसकी बात समाजवादी पार्टी रखती है और समाजवादी पार्टी रखती रहेगी। जो मजबूत है उसकी बात को सारा जमाना रखता है, लेकिन कमजोर की बात को जो उठा दे वो समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी को ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप पूरी तरह से गलत है। समाजवादी पार्टी हमेशा कमजोर, विपन्न और पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ उनके हक अधिकार को समान स्तर पर लाने के लिए प्रयासरत रहती है, इसलिए ये इसका कोई औचित्य नहीं। सर, आपसे बातें करके काफी जानकारी मिली हमें। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 2027 चुनाव सरवीर मुन्ना जी लड़ेंगे और चुनाव से ही लड़ेंगे, ये तो आपने बता दिया हमें जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी समाजवादी पार्टी का जो भी आदेश होगा, जो भी हमारे राष्ट्र नेतृत्व तय करेगा, उसके अनुसार हम काम करेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि चुनाव का अगला विधायक समाजवादी पार्टी का और प्रदेश में अगली सरकार समाजवादी पार्टी। चुनाव से आप या कोई और समाजवादी पार्टी का ही होगा? समाजवादी पार्टी का ही होगा और प्रदेश में सरकार भी समाजवादी पार्टी की होगी। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल और तमाम दल हैं, इन लोगों की गठबंधन की सरकार ने जिस प्रकार महंगाई फैलाई है, जिस प्रकार महिला आरक्षण के नाम पर छलावा कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, महिलाओं की आड़ लेकर के देश में ऐसा परिसीमन लागू करने का इनका कुकृत्य उजागर हुआ और पार्लियामेंट में इनकी हार हुई और उस हार को भी ये अपने मीडिया मैनेजमेंट के द्वारा जीत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता इसको समझ रही है। सर, अब हम एक फायर राउंड शुरू करेंगे जिसमें हम आपको कुछ शब्द देंगे, आप उस पे 2-3 शब्दों में हमें जवाब देंगे या हाँ और नहीं में। बस जी। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और पॉपुलरली ही इज नोन एज चीफ मुख्यमंत्री, नथिंग एल्स। ओपी राजभर ये राजनीति का दुर्भाग्य है, राजनीति का दुर्भाग्य। ऐसे लोग जिनकी भाषा शैली संयमित ना हो, संसदीय ना हो, उनके बारे में चर्चा करना का कोई विषय नहीं होता। ऐसे लोगों को मैं राजभर समाज का पूरा सम्मान करता हूँ। राजभर समाज, पासी समाज, ये सब मूल निवासी रहे हैं। इनका अभी हमारी प्रदेश अध्यक्ष राजभर, सीमा राजभर की बनी है, वो जमीन से जुड़ी नेता है। लेकिन अगर आप समाज के नाम पर, राजभर समाज के नाम पर अपने वोट को खरीदे और बेचेंगे, तो अपने परिवार को ही मजबूत करेंगे, तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। अखिलेश यादव जी के बारे में वो एक विजनरी लीडर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में जिस तरह से अपनी बात को प्रबलता से रखा है, चाहे वो महिला आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे तमाम बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उनमें बहुत पोटेंशियल है। न सिर्फ वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और तब जाकर के पीड़ित समाज, गरीब किसान का सपना पूरा होगा और मैं उनके प्रति बहुत आशान्वित। गीता पासी जी हमारी माननीय विधायक चुनाव रही हैं और अभी हैं वो, और
जिनका कार्यकाल चल रहा है, मैं उनको उनके उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर जमुना सरोज, वो हमारे बाद और सुराम के माननीय विधायक रहे हैं, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ और मैं भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। महुआ मोइत्रा जी ने तो बुलडोजर बुद्धि कह दिया। अब बुलडोजर की तो कोई बुद्धि होती नहीं, और जिस तरह से उनका नाम है योगी, उनके नाम के आगे लगा है। योगी मतलब होता है समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति को एक लेकर चलना, लेकिन उनकी भाषा शैली में कहीं ना कहीं नफरत दिखती है, और इतनी ज्यादा नफरत दिखती है कि वो उनका उद्देश्य वोट का पोलराइजेशन रहता है और कुछ नहीं रहता। ब्रजेश पाठक, ब्रजेश पाठक जी माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके बारे में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। आप सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, और जब वो कोई व्यक्ति अपने विभाग का काम अच्छे से नहीं कर पा रहा तो बाकी प्रदेश के बारे में क्या। धर्मेंद्र यादव, बहुत ही विजनरी लीडर रहे हैं, नेताजी के माननीय मुलायम सिंह जी के भतीजे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वो निकले हुए हैं और बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। हिंदी से लेकर के प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति की समस्याओं को लेकर के जिस प्रबलता से उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हैं। बदायूं के सांसद रहे, आजमगढ़ के सांसद रहे, और उनका जनप्रिय लोकप्रिय व्यवहार पूरे समाज को और समाजवादियों को पल्लवी को पोषित करता है। मैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। मैं तो नहीं समझता कि उन्हें रहना चाहिए। जिस तरह से वो पूरी तरह से फेल्योर गवर्नमेंट रही है, मैं समझता हूं कि उनको रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और 2027 में उत्तर प्रदेश से सपा मुख्यमंत्री के रूप में डिम्पल यादव शपथ लेंगी। ये तो भविष्य के गर्भ में है। वो बहुत अच्छी महिला सशक्तिकरण की एक प्रतीक है, और ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि वो किसको, जब नया सदन गठित होगा, विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी आदेश रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा, और अगर एक महिला प्रदेश का नेतृत्व करेगी तो उसमें तो वो सोने में सुहागा ही रहेगा। जी, आप अब तक सुराव में सबसे सफल विधायक किसे मानते हैं? सुराव में बहुत से अच्छे विधायक भी रहे। सुराव का सौभाग्य रहा कि सुराव से लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री विधायक रहे। सुराव से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी विधायक रहे, और जवाहर यादव पंडित जी भी विधायक रहे, उनकी भी लोकप्रियता रही। बाबू भोला सिंह जी की भी बहुत लोकप्रियता रही, राम बहादुर पटेल जी की भी बहुत लोकप्रियता रही, और जो भी पूर्ववर्ती विधायक रहे उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में जो भी बेहतर हो सका करने का प्रयास किया। मैं सिर्फ अपने ऊपर स्टिक रहना चाहता हूँ। सब ने अच्छा काम किया। मैंने क्या किया और क्या नहीं कर पाया, मेरा फोकस। सबसे सफल मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं? प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत जी बहुत अच्छे पहले मुख्यमंत्री रहे, और सुचेता कृपणानी जी रही, और चौधरी चरण सिंह जी ने तो पहली बार लगा कि कोई किसानों का और जनता की आवाज को उठाने वाला नेता रहा। और माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में तो ये इंटरव्यू का घड़ी बहुत आगे गुजर जाएगी। उनके बारे में जितना ही कहा जाए कम है, चाहे वो पंचायती राज लागू करना हो, और चाहे ग्रामीण क्षेत्र में अम्बेडकर गांव योजना को सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने इस योजना को लागू किया, और लोहिया जी के नाम पर लोहिया ग्राम योजना, और प्रदेश के चहुमुखी विकास करने का काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। तो मैं इन पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों को साधुवाद दूंगा, और अपने मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी ने
तो ऐसा विजनरी काम किया है कि मैं तो कभी बाहर भी कहीं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ पेंटागन जैसा पुलिस मुख्यालय बना देना, इंटरनेशनल स्टेडियम बना देना, वर्ल्ड क्वालिटी का, वर्ल्ड लेवल का हाईवे बना देना, किसी आम व्यक्ति के पास का नहीं है। ये अखिलेश यादव जैसे विजनरी मुख्यमंत्री। सर, आप सुराव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सुराव की जनता को मैं ये कहना चाहूंगा कि सुराव में इतना ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। सुराव का खासतौर से कस्बा, जहाँ पर भारत के प्रथम जब भारत का युद्ध लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, तो सुराव के बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी भारत की तरफ से। ऐसे कस्बे और खासतौर से मवाना जैसा क्षेत्र और सहरिया जैसा क्षेत्र, ये 3 मुख्य ब्लॉक हैं। इनके निवासियों को मैं बस यही कहना चाहूंगा, सांसों भी कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा होलागढ़ का भी है। इन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग आगामी आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरी प्रबलता के साथ जिताइए, प्रदेश में समाजवादी सरकार लाइए। पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दृढ़ विश्वास है कि समाजवादी सरकार में सुराव का चहुमुखी विकास होगा। ये सत्यवीर वर्मा का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी एमपी टॉक शो का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बुलंद आवाज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जा रही है और पत्रकारिता का जो सर्वोच्च मानदंड होता है उसको एमपी टॉक शो स्थापित कर रहा है। मैं आपके एमपी टॉक शो के उज्जवल भविष्य की, पूरी टीम उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ सपा के नेता और सुराव के पूर्व विधायक रह चुके सदवीर मुन्ना जी थे। उनसे हमने कई सारे विषयों पर बातचीत की, जैसे कि सुराव में अभी क्या समस्याएं हैं, सुराव में किस तरह की राजनीति चल रही है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, रोजगार और इसके बाद शिक्षा, ऐसी कई सारी चीजों पर बातचीत की। उन्होंने हमें एक सवाल के उत्तर में बताया कि अगर जो विधायक है वो विपक्ष का है तो भी अपनी जो आवाज है वो बहुत ही बुलंदी से उठा सकता है और उसके बाद जनता के लिए काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि विधायक जो है वो कितनी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करता है। तो ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमपी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचिश्री के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।